गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम इन बीपीएससी गुरु। आज हम जीएस पेपर 2 के सिलेबस, स्ट्रैटेजी एंड बुक्स को डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप लोग पूरा डिस्कशन को अच्छे तरह से सुनें और देखें कि इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, इसके लिए कौन से स्ट्रैटेजी अपनाने की आवश्यकता है और इसके लिए कौन से बुक का इस्तेमाल किया जाए ताकि हमें मेंस में गुड मार्क्स आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं सेक्शन 1, एक होता है सेक्शन 2 और एक होता है सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो होता है उसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी और बिहार का पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी और बिहार पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, यानी बिहार के राजनीतिक और इंडिया के भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे जो सेक्शन 1 में होंगे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से 4 आते हैं, इसमें से हमें 3 का आंसर करने होते हैं। जो सेक्शन 2 होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होते हैं और यहाँ से भी हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। यह बेसिकली इंडियन इकोनॉमी से होते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं। हालांकि वर्तमान ट्रेंड यह देखा गया है कि इसमें बिहार के ज्योग्राफी को इंक्लूड किया जा रहा है, तो हम सेक्शन 2 में इसको देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 3 में हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आते हैं, इसमें से हमें 2 करने होते हैं। यहाँ से 38 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे करने हमें, यहाँ से 38 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने होंगे, यहाँ 36 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात करते हैं कि सेक्शन 1 क्या है। सेक्शन 1 जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 1 हमने बताया कि इंडियन पॉलिटी और बिहार की पॉलिटिक्स, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था और बिहार की राजनीति के बारे में आता है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर इनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहला जो आपको टॉपिक आता है वह प्रीएम्बल। आप देखेंगे कि 64th बीपीएससी के मेंस में भी प्रीएम्बल से क्वेश्चन आ रखे हैं, और प्रीवियस जो हमने वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने बताया भी कि किस प्रकार से प्रीएम्बल के क्वेश्चन आते हैं और उसको किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना होता है। यदि आपने मेरा उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप डाउनलोड करके या फिर जैसे देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। सेकंड जो आता है वह फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। इससे भी कंटिन्यूअस क्वेश्चन आते रहते हैं फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज से। इसके बाद आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से भी कंटिन्यू क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद से भी कंटिन्यू क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रोल ऑफ गवर्नर, देखिए यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा स्टार, यहाँ पे मार्क स्टार कर लीजिए। राज्यपाल की भूमिका, देखिए राज्यपाल की जो भूमिका है ना, उससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 64th बीपीएससी में तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया जिसको लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक यह मामला चला और ब्लैक लिस्टेड करना पड़ा। जो भी इनके क्वेश्चन सेटर थे उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, क्योंकि राज्यपाल को एक कठपुतली के समान क्वेश्चन में शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जबकि राज्यपाल का पद जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है। भले ही उनको कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति नहीं दी गई हो, लेकिन नाम मात्र के ही प्रधान तो हैं ही राज्य के, तो इसलिए उनको लेकर हमेशा रोल ऑफ गवर्नर के लेकर हमेशा विवादास्पद बना रहता है। तो इससे संबंधित अगर मैं बात करूं तो आपको जब भी इसमें रोल ऑफ गवर्नर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें कमेटी के नाम आप ध्यान रखिएगा। जैसे सरकारिया कमेटी ने क्या रिपोर्ट को सबमिट किया था, क्या गवर्नर का पद होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो फिर इनकी नियुक्ति कौन सी प्रक्रिया को अपनाकर किया जाना चाहिए, फिर पूंछी कमेटी इस पर क्या बात कहा है। इसके बाद अगर इसको लेकर कोई अगर नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं या फिर आप क्या रिकमेंडेशन करना चाहते हैं रोल ऑफ गवर्नर को लेकर, तो ये सब सारे जो इशू होते हैं ना गवर्नर को लेकर होते हैं। जैसे फिर गवर्नर रिलेटेड इशू यह भी होते हैं अपॉइंटमेंट को लेकर कि अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए। उसके बाद इनका जो पावर को कंपेयर करने के लिए पूछ देता है कि प्रेसिडेंट के पावर से आप कंपेयर करें कि राज्यपाल जो होता है दोहरे टोपी की भूमिका निर्वहन करता है। अभी दोहरे टोपी की भूमिका निर्वहन करने का मतलब हो गया कि कुछ स्टेट जैसे कि जो जिन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको न सिर्फ वहाँ के राज्य के प्रधान होते हैं बल्कि कुछ मामले में उन्हें
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब के मामले में उनके क्षेत्र का गवर्न कैसे किया जाए, कौन से ट्राइब्स को पीवीटीजी में शामिल किया जाए, यानी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप, पीवीटीजी। अगर मैं बात करूं पीवीटीजी, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप, ये हमारे देश में लगभग 78 के अराउंड होते हैं। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन काफ़ी कमती जा रही है, तो इनको कंजर्वेशन के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि यहाँ पे राज्यपाल की जो भूमिका होती है वह प्रेसिडेंट से अधिक हो जाता है। तो इस चीज़ को भी देख सकते हैं। करंट में एग्जाम्पल अगर दे सकते हैं करंट से संबंधित, जैसे कि उत्तराखंड का मामला आया था। उत्तराखंड का अगर मामला आ जाए कि राज्यपाल ने, या फिर अभी हाल में जो टेंशन चल रहा है पश्चिम बंगाल में जो टेंशन चल रहा है कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर, कि राज्यपाल सीधे होम मिनिस्ट्री को या फिर राष्ट्रपति साहब को इन्फॉर्म सूचना दे रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था जो है अच्छा नहीं है, वहाँ इलेक्शन कंडक्ट करवाना मुश्किल हो रहा है। तो राज्य और गवर्नर के मध्य टकराव की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सेंट्रल में किसी और पार्टी की सरकार होती है और स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार होती है। ऐसी स्थिति में हमेशा भारतीय इतिहास में देखा गया है कि टेंशन क्रिएट होते हैं। तो इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो सेक्युलरिज्म अर्थात पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्षता से भी क्वेश्चन कंटिन्यूअस आते हैं। इसके आने के पीछे कई सारे रीजन हैं। एक तो जब हमारे संविधान का 42वां अमेंडमेंट हुआ था, 42 में संविधान संशोधन, जिन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्या इससे पहले हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष नहीं था? बिल्कुल था। हमारा देश तो ऑलरेडी सदियों एंशियंट टाइम से ही पंथ निरपेक्ष रहा है। यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमेशा से फॉलो किया जाता रहा है। तो फिर हमारा संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा क्यों गया 1976 में? आखिर कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई जिसको लेकर हमें सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा? और यह शब्द तो वर्तमान स्थिति में तब और चर्चा का विषय बन जाता है जब सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट हो। बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसा माना जाता है कि वह किसी एक खास आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है, जबकि अन्य जो नेशनल पार्टी जैसे कि कांग्रेस, और उन्हें सेकुलर माना जाता है। हालांकि यह एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इस पर हम लोग को ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, आप इस कथन को इलोबरेट करें। अब आपको ऐसा नहीं कर देना कि बीजेपी इज कम्युनल पार्टी, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं आप। उसको आपको तथ्य जानने की कोशिश कर रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हो जाते हैं? नहीं, आपको कतई सहमत नहीं होना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन की, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और कास्ट। देखिए, बिहार के राजनीतिक में इसको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप जब भी देखेंगे 64th बीपीएससी में या 65th बीपीएससी में इस क्वेश्चन, या 63rd बीपीएससी में भी क्वेश्चन को पूछा गया है कि जाति और राजनीतिक का प्राधिकरण, खास करके राजनीति का प्राधिकरण, और बिहार के कॉन्टेक्स्ट, चूँकि बिहार बीपीएससी का एग्जाम है तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर रोल ऑफ गवर्नर के बाद अगर कोई यहाँ पे बीपीएससी में कोई क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होते हैं किसी टॉपिक से, तो वह यही होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और कास्ट। यानी बिहार की जो राजनीतिक होती है वह जात आधारित होती है और इसमें कुछ सच्चाई भी नज़र पड़ती है। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन आ रखे हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, समझे कि नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस। यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मतलब होता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या है कि जो बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में 35% रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करवाया है, और ख़ास करके वुमेन को 50% जो रिजर्वेशन दिया गया है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन को रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं ये बात को डिस्कस कर देता हूँ कि हमने इसके लिए कौन से बुक को फॉलो किया था। देखिए, हमने तो एक सबसे स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं कि लक्ष्मीकांत का जो बुक है ना, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का बुक आता है, सबसे बेहतर आते हैं। हालांकि इसमें बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में जिक्र नहीं मिलेगा,
लेकिन जहाँ तक रोल ऑफ गवर्नर की बात किया जाए, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर की बात किया जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ की बात करें, या प्रेम्बल की बात करें, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करें, बस इसमें आपको वैल्यू एडिशन यह कर देना होगा कि जब भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस पढ़ें तो वह बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, या फिर जब भी आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर पढ़ें तो उसको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, और इसमें कास्ट आधारित पॉलिटिक्स क्या होता है तो इसको जोड़ के पढ़ें। और इसको पढ़ने के लिए मैंने तो कुछ विकिपीडिया का सहारा लिया था, कुछ गूगल सर्च किया था, और उसके बाद मैंने एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर तैयार करके इसका नोट्स बुक तैयार किया, और वह भी हम क्वेश्चन के माध्यम से आपके इसी चैनल पे डिस्कशन करेंगे, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका क्या आंसर होगा, मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से उठाने का कोशिश करेंगे और उसको डालने का कोशिश करेंगे, और ख़ास करके 66 बीपीएससी जो कमिंग मेंस होने वाला है उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे, उसको भी इस वीडियो में डाला जाएगा, अगले वीडियो में डाला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 2 है इंडियन इकोनॉमी। इसमें इंडियन इकोनॉमी भी होता है, इंडियन ज्योग्राफी भी होता है। देखते हैं एक एक करके। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन जो आते हैं वह अनएम्प्लॉयमेंट से आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और इसको बिहार के कंटेक्स्ट में देखना है। अभी बिहार में लगभग 9.8% के अराउंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो इसको देखना है। पिछले 6 साल में हमारे देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर का आंकड़ा प्रदान हुआ है, तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया के कंटेक्स्ट में, और इसमें बिहार को ऐड करने के लिए पूछा जा सकता है। रिलेटेड कोविड-19 से भी संबंधित कि कोविड के आने के कारण रोज़गार काफ़ी लॉस हुआ, तो जब रोज़गार लॉस हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, तो इससे संबंधित क्वेश्चन को पूछा जा सकता है रिलेट करके। और 65th बीपीएससी में तो ऑलरेडी पूछ दिया गया है इससे संबंधित, तो पुनः आने की संभावना है। या फिर जो इकोनॉमी में क्या रिफॉर्म लेना चाहिए ताकि कोविड-19 के आने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है उसको किस प्रकार से फुलफिल किया जाए, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद करंट सरानियों में जो भी समस्याएं चल रही है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड अगर टॉपिक की बात करें तो पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो इन बिहार। देखिए, पॉवर्टी इंडिया में तो पॉवर्टी है ही, हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 21.9% पॉवर्टी है। अब 21.9%, लेकिन अगर मैं बिहार की कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बिहार में 33%। और जब भी क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो इसका जो आंकड़ा देना है, इंडियन इकोनॉमी सर्वे लिख देना है कि इंडियन इकोनॉमी सर्वे, या फिर रमेश तेंदुलकर कमेटी, या फिर बिहार का जो इकोनॉमी सर्वे है उसका आप दे सकते हैं। इससे आपका वैल्यू एडिशन मिलता है, और तभी माना जाता है कि आप एक प्रूफ्ड आप आंसर लिख रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, पॉवर्टी का रीज़न क्या है? तो देखिए, रीज़न तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि बिहार के अगर कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो फ्लड हो सकता है, मिनरल्स का अभाव बता सकते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है वह भी एक कारण। उसके बाद हायर पॉपुलेशन ग्रोथ, यह भी एक कारण रह सकता है। ड्राउट भी एक रीज़न रह सकता है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पहले डिस्कशन कर देता हूँ कि आपके सिलेबस क्या क्या हैं, तो इस सिलेबस को हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन जो होगा वह इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी से क्वेश्चन आएंगे। नई भारत की आर्थिक जो नीति है ना, उससे क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूअस आते हैं, और आने की संभावना भी है। 65th बीपीएससी में आ रखा है, इसको कोविड से जोड़ते हुए क्वेश्चन को पूछा गया था। इसके बाद जो सबसे रिलेवेंट जो टॉपिक होता है इकोनॉमी में वह होता है इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर और बिहार एग्रीकल्चर, चूँकि बिहार हम जानते हैं कि बिहार जो होता है वह एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी होता है। यहाँ लगभग 77% के अराउंड आज भी लोग कृषि पर निर्भरता है, जबकि भारत में अगर बात किया जाए तो लगभग 48% से 50% के अराउंड जो है वह आज भी कृषि कार्य में संलग्न है। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 14.1% ही है। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो 19.7% के अराउंड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से भारतीय कृषि और बिहार की जो कृषि है उसमें क्या क्या समस्याएँ हैं, जैसे कि लैंड फ्रेगमेंटेशन एक कारण होता है, उसके बाद फ्लड एक कारण होता है, ड्राउट एक कारण होता है। इसका समाधान अभी जो
कृषि बिल आया है जिसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। हमारे देश के कई सारे किसान दिल्ली में ठंड में क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं ताकि कृषि बिल को वापस लिया जाए। सरकार का मानना है कि कृषि बिल किसानों के फेवर करने के लिए लाया गया, तो वह भी उस टॉपिक से जोड़ते हुए इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बिहार में इसका प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी जो एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वह ऑलरेडी लागू था। और दूसरी बात है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग सिर्फ बिहार में लागू नहीं था, बाकी सारा जो प्रोविज़न था वह बिहार में ऑलरेडी लागू था। तो इस संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यह इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए 64th बीपीएससी में इस क्वेश्चन आ रखा है। हालांकि वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फूड इन्फ्लेशन और उससे संबंधित क्वेश्चन आया था, जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है। यह तब और संभावना बन जाता है जब भारत के द्वारा जब सब्सिडी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अधिक दिया जाता है। ऐसा माना जाता है, विकसित देशों के द्वारा ऐसा आरोप लगाए जाते हैं कि भारत सरकार के द्वारा किसानों को एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी सब्सिडी दिया जाता है, जिसको WTO में विकसित देश क्या करते हैं, विरोध करते हैं। हालांकि भारत सरकार को इससे छूट दिया गया है। बाले डिक्लेरेशन आप जब पढ़ाएंगे, इसमें हम जब नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे तो हम सारा चीज़ को बताएंगे, एक एक करके बताएंगे कि क्या मामला रहता है इसमें, अम्बर बॉक्स क्या होता है, ग्रीन बॉक्स क्या होते हैं, उन सारे चीज़ों को आपको पढ़ना है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन 2 का ही हम सेकंड पार्ट देखते हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड बिहार। देखिए इंडियन मानसून से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है मानसून का, इसका स्पेशलिटी क्या होती है, यानी इसकी विशेषताएं क्या होती है। उसके बाद रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर, जैसे हमने पिछला इकोनॉमी में भी हमने इस बात को डिस्कस किया कि भारतीय कृषि में जो सुधार किए गए हैं और वह क्या क्या किए गए हैं, इससे क्या किसानों के बेनिफिट होंगे। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं, उसको पूछा जा सकता है। इसके बाद तो आपसे पूछा जा सकता है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, द्वितीय हरित क्रांति, यहाँ पे ग्रीन छूट गया है वर्ड, आप ऐड कर लेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्लड और ड्राउट, फ्लड यानी बाढ़ और सूखा और इट्स इम्पैक्ट, और इसका इम्पैक्ट भी पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, यानी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बाढ़ और सूखा की जो समस्या है उसका क्या प्रभाव पड़ते हैं कृषि के ऊपर, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और 65th बीपीएससी में तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिक्सअप करके पूछे जा रहे हैं, आज का वर्तमान ट्रेंड यह है, जैसे कि बाढ़ सुखाड़ पूछ दिया जा सकता है और उसमें अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया जा सकता है। तो आपको इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी को मिक्स अप्रोच से आपको इसको तैयारी करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए हम क्वेश्चन भी लाएंगे, उसका फिर डिस्कशन बताएंगे, और जो कमिंग एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है उसको आप किस तरह से लिखें और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है, यह सारा आपको PDF के रूप में भी मिलेगा। प्लस आपको इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका सारा लिंक दे दिया जाएगा। आप चाह सकते हैं तो विजिट करके देखते रहिए, आप मेरे चैनल को कंटिन्यू करिए तो निश्चित रूप से आपको सारा वीडियो प्रदान कर दिया जाएगा। जो सेक्शन मेरा थर्ड होगा वह है टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड इम्पैक्ट एंड इम्पोर्टेंस, यानी एनर्जी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए मुख्यतः तो 2 ही होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन वर्तमान समय में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अर्बन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल गार्बेज एनर्जी, यानी शहरों में जो कचरा से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको टॉपिक को एक नया ऐड किया गया है। और इसको नया ऐड करने के पीछे एक रीज़न होता है कि वर्तमान समय में इससे क्वेश्चन पूछा गया, शायद 65th बीपीएससी में इससे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसको हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम पार्टिकुलर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, और इसका कंटिन्यू सीरीज हम लोग करने वाले हैं, समझे कि नहीं। और उसके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए वर्तमान सरकार का जो फोकस होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर होता है। रिन्यूएबल एनर्जी पर क्यों? क्योंकि एक ऐसा एनर्जी का स्रोत होता है जिसमें कार्बन इमिशन काफ़ी कम होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन काफ़ी कम होता है। तो इस दृष्टिकोण से रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे अभी आप सोलर अलायंस सिस्टम का नाम सुने होंगे। सोलर अलायंस सिस्टम में कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो भी कंट्री हैं उनके मध्य एक अलायंस किया गया, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है।
इसमें क्या होगा, बेसिकली भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी को 1,75,000 मेगावाट एनर्जी को हम प्रोड्यूस करेंगे। अब 1,75,000 मेगावाट एनर्जी जो होगा उसमें 1 लाख मेगावाट जो एनर्जी होगा हमारा, वह किस स्रोत से होगा, और वह सोलर एनर्जी से होगा। उसमें 60,000 जो एनर्जी होगा मेगावाट, और वह हमारा विंड एनर्जी से होगा। उसी प्रकार से 10,000 मेगावाट एनर्जी जो होगा हमारा, और वह वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से होगा। तो इस प्रकार से कुछ कॉन्सेप्ट है। अभी जो लेटेस्ट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आ रहे हैं वह ऑर्गेनिक फार्मिंग से आ रहे हैं। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का महत्व तब और बढ़ जाता है जब जो वर्तमान कृषि का जो पैटर्न है उसमें कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि सॉइल डिग्रेड हो रहा है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम रही है, या फिर जो कार्बन इमिशन काफ़ी अधिक हो रहे हैं। इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन आ रखे हैं, और 65th में आप देखेंगे तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से शायद क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रखे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और इसी से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है। इसी से संबंधित आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करके आपका सिलेबस में दिया गया है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव प्रयोग होते हैं, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो न्यू इंडिया साइबर पॉलिसी है, इसको लेकर क्या भारत सरकार ने अप्रोच अपनाया है, क्या नीति है, तो इससे संदर्भित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।